हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए 29 मार्च का आज का पेपर देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। दोनों शिफ्टों के मिला के जो बच्चों ने क्वेश्चन दिए हैं वही मैं करा रही हूँ। स्पेशली थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, है ना। और एक नंदिनी है, मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं और उनको तो ऑप्शन भी याद थे। तो ये बहुत अच्छा रहता है जो भेज देते हैं, है ना। और कट ऑफ की बात करें तो आज का जो कट ऑफ था, जिन्होंने भेजे हैं उनके तो 171 मार्क्स हैं। और इनमें से एक स्टूडेंट है मेरी, उनके इनके 165 हैं, एक के 168 हैं। कल जरूर एक लड़की थी जिन्होंने मुझे मार्क्स बताया, मेरी स्टूडेंट, उन्होंने 185 मार्क्स बताया है। तो अब देखिए कट ऑफ की अगर हमें बात करें कि कैसा कट ऑफ जाएगा क्या आएगा, तो मैं क्या कोई भी अभी कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकती। कारण ये है कि अभी तो क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, हो सकता है जो आपने टिक लगाया हो वो सही हो, मतलब वो आंसर अभी सही बताया हो, लेकिन उसको डिलीट कर दे, वो क्वेश्चन ही नहीं बनता हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनके चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब चारों ऑप्शन में हो सकता है उस अभी तो उन पे कंप्लेंट होगी उन क्वेश्चंस पे कि ये क्वेश्चन गलत था, लोग अपनी अपनी आपत्ति लगाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, है ना। तो हो सकता है 200 सिर्फ 200 नंबर के क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही गलत हो जाए, किसी के वो 20 क्वेश्चन सही हो, किसी के गलत हो, जिनके गलत हो उनको फ़ायदा मिल जाए, तो है ना। इसलिए अभी अपन कट ऑफ के लिए इतनी बात नहीं कर सकते। लेवल की बात करें तो कल का लेवल थोड़ा सा टफ था, आज का लेवल थोड़ा सा इजी है मेरे अकॉर्डिंग, जो बच्चों के नंबर के अकॉर्डिंग मैं देखूं। बाकी क्वेश्चन तो मैं बताऊं ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं सेम ही है, कल भी आए, आज भी आए, परसों भी आए, नरसों भी आए, मतलब सेम ही आ रहे हैं। खसरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, खसरा की वैक्सीन लगाने पर, पता नहीं उनको इतना क्यों पसंद है, वो यही दे रहे हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का लाभ किनको दिया जाता है। तो सबको पता है बीपीएल महिला जो होती हैं, गरीब महिला जो होती हैं, उनको दिया जाता है। ये योजना किसके अंतर्गत चलाई जा रही है, एनआरएचएम के तहत चलाई जा रही है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में आरंभ हुआ था। जननी सुरक्षा योजना की भी तभी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। कल एक क्वेश्चन आया था कि किस योजना का उद्देश्य है मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना, वो भी उस योजना का भी यही हो जाएगा, उस योजना का भी यही हो जाएगा, है ना। तो जननी सुरक्षा योजना, तो इसमें याद रखना, इसमें गरीब गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसमें मंत्रालय कौन सा होता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विभाग कौन सा है, एनआरएचएम है। और मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य एवं जो कल्याण मंत्रालय है। एक और योजना आई है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये अब ये पूछा है तो अगला ये भी पूछ सकते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना। जो जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करें तो वो आई है 2011 में। ये क्या है, गरीब गर्भवती और बीमार शिशुओं के लिए जो जेब से होने वाले खर्च होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आई थी, कि बच्चों का जो नवजात बच्चा है उसकी हेल्थ में सुधार हो सके, उसकी हेल्थ में सुधार के लिए, मतलब अब नवजात बच्चा है उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो उसका जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो जो होते हैं हॉस्पिटल वाले ही कराते हैं। नवजात शिशु को 48 घंटों के भीतर आवश्यक देखभाल दी जाती है। स्पेशली जो देखभाल दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, स्तनपान कराने के लिए, मतलब मेन फोकस जो होता है स्तनपान कराना होता है। ठीक है, अगला है, बाल आशीर्वाद योजना क्या है। देखो, ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना होती है, ये कोविड के दौरान आई थी। 18 वर्ष तक के जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको बाल देख रेख संस्थाओं में, याद रखना किसके लिए है, ये अनाथ बच्चों के लिए है। ठीक है, अनाथ बच्चों कोविड में जिनके माता पिता की डेथ हो गई है उनके लिए ये आरंभ हुई थी। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, वित्तीय और शैक्षिक रूप से उनको प्रबल बनाने के लिए, ताकि वो आने वाले समय में खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें, क्योंकि वो अनाथ रहेंगे, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ये योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य है जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता दे सकें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बाहर जाना है जिनको पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी शैक्षिक सहायता प्रदान कर सकें। इसके अलावा ये पुनर्वास भी प्रदान करती है, पुनर्वास भी प्रदान करती है। और इसमें 4,000 रुपये की सहायता प्रति माह बच्चे को दी जाती है। 4,000 रुपये की सहायता इसमें आवेदन कर सकते हैं बच्चे, और मंथली 4,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण अगर लेना हो, चलो आज तो इन्होंने ये 4,000 पूछ लिया,
अगर वो पूछे कि प्रशिक्षण लेना हो तो प्रशिक्षण में कितनी सहायता दी जाएगी, प्रशिक्षण अगर देना हो, किसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो 5,000 की सहायता दी जाएगी। लेकिन अगर वो नीट, जेईई, क्लैट ये सारी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए 5,000 और जेईई, नेट वगैरह इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी दी जाएगी, 8,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, इंदिरा गांधी विकलांगता योजना में कितनी राशि दी जाती है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी विकलांगता जो योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना इसको कहते हैं, इसमें 18 से 79 तक के जो लोग रहते हैं, जो 80% से ज़्यादा जिनमें विकलांगता है और बीपीएल परिवार के हैं, 80% से ज़्यादा विकलांग हैं और बीपीएल के हैं, उनको हर महीने 300 रुपये की राशि दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये की राशि दी जाती है। राज्य सरकार भी इसके अंतर्गत राशि दे सकते हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो 300 और दे सकते थे। इस प्रकार से 600 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये कब दी जाती है, जब 80% विकलांगता हो। 80% विकलांगता में ये दी जाती है। 300 रुपये की राशि कब तक दी जाती है, जब 18 से 79 वर्ग के हों, और जब 80+ हों, 80 वर्ष से ज़्यादा हों और विकलांग हो तो 500 रुपये की राशि दी जाती। 80+ हों और विकलांग हो तो कितनी दी जाएगी, 500 रुपये की राशि इसके अंतर्गत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो कल परसों मैंने निःशक्त आपको योजनाएं करवाई थी बहुत सारी, उसमें मैंने आपको सामाजिक सहायता योजना करवाई थी। उसमें मैंने बताया था 5 योजनाएं आती हैं। उन 5 योजना में से 2 आज पूछ ली गई हैं। अगर वो वीडियो किसी ने देखा होगा तो ये सही करके आया होगा। निःशक्त योजना के ही क्वेश्चन है ये। विकलांगता पेंशन योजना कैसे दी जाती है, वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक। जैसे कि इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना होती है, ऐसे ही ये वृद्धावस्था में पेंशन योजना होती है। ये अब आपसे बोलेंगे ये कैसे दी जाती है, ये हर महीने दी जाती है। हर महीने दी जाती है, ये मासिक दी जाती है, त्रैमासिक नहीं दी जाती है। ये कैसी दी जाती है, मासिक दी जाती है। 600 रुपये इसमें दिए जाते हैं, है ना। केंद्र सरकार इसमें 200 रुपये देती है और राज्य सरकार इसमें 400 रुपये देती है। राज्य सरकार कितने देती है, 400 रुपये देती है, और केंद्र सरकार कितने देती है, 200 रुपये इसके अंतर्गत देती है वृद्धावस्था योजना में। ठीक है, याद रखना, वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है किसके द्वारा दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना सबसे पहले तो मासिक रुपए दी जाती है। और इसका जो 2019 से चार्ज बढ़ गया है, 2019 से ये 600 रुपये दी जाने लगी है, जिसमें से 400 राज्य सरकार द्वारा और 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी पात्रता ये होती है कि 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, वृद्ध, बीपीएल परिवार से होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 12,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। डायफ्राम में क्या होगा, लंबी सांस लेंगे तो डायफ्राम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मतलब है ना, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ये अगर लंबी सांस लेते हैं तो डायफ्राम मजबूत होगा, डायफ्राम को मजबूती प्रदान करता है। डायफ्राम से सांस लेना या गहरी सांस लेना शरीर को बाहर जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो अधिक आने वाली ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने की ये अनुमति देता है। क्या, डायफ्राम। तो डायफ्राम में जितनी हम अच्छी सांस लेंगे उतना ही ये मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम सिकुड़ जाएगा, है ना, और संकुचन महसूस होगा, क्योंकि ये फेफड़ों में से हवा खींचता है। सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम आराम करता है, और जैसे ही हम गंभीर सांस लेंगे तो एकदम फूल से कुप्पा जैसे गुम्बद के आकार का हो जाएगा, तो ना फूल जाएगा, आप ये बोल सकते हैं फूल जाएगा। गर्भवती को दूसरे तिमाही में कितने कैलोरी अतिरिक्त देना पड़ती है, 350+ कैलोरी गर्भवती महिला को अतिरिक्त देनी पड़ती। देखो ये है तो आईसीएमआर का क्वेश्चन, बट उन्होंने आईसीएमआर लगाया नहीं है, पर पूछ आईसीएमआर से रहे हैं। मतलब आपको डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि कल की शिफ्ट में 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों का पूछ लिया था कि कैलोरी कितनी चाहिए। आज गर्भवती महिला का दूसरी तिमाही पूछ लिया, कल आपसे तीसरी तिमाही पूछ लेंगे। 300 से 400 के बीच तीसरी हो, कल पहली तिमाही परसों पूछ सकते हैं ना, ये इसी से संबंधित हो रहा है।
यदि महिला को टिटनेस ना दिया जाए, यदि गर्भवती महिला को टिटनेस का इंजेक्शन नहीं दिया जाए तो क्या होगा? तो समझ बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो उनको टिटनेस होने का खतरा बढ़ जाएगा, बच्चे में गंभीर जटिलता हो सकती हैं, उसको संक्रमण बढ़ सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है ना। टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के ही रोग से बचाता है, जो प्रसव के दौरान और बाद में नवजात शिशु को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, हाँ सुनो, बाइगोस्की वाला जरूर पढ़ लेना। और एक और क्वेश्चन, अगर टिटनेस का टीका माँ ने नहीं लगवाया तो माँ को गंभीर रुग्णता आ सकती है, मतलब कमजोरी आ सकती है, नवजात की मृत्यु हो सकती है। बच्चे ने नहीं लगवाया तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये बाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लेना। बाइगोत्स्की जो थे वो समाज को, बच्चों के व्यवहार में सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे। जो बाइगोत्स्की थे वो बच्चों के व्यवहार में किसको महत्व देते थे? समाज को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे जो बाइगोत्स्की थी। मतलब उनके अनुसार बच्चा अगर सीखेगा तो सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम से सीखेगा। तो इनके जो सिद्धांत होते थे वाइगोत्स्की को, उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। किस किस का एग्ज़ाम बचा है ये सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जो सुपरवाइज़र वाले बच्चे, उनका, मेरा और आप लोगों का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो लगभग 13 को आपका एग्ज़ाम है, तो तभी तक ही शायद से सुपरवाइज़र के बच्चे जुड़े रहेंगे। बट जो आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर, मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल मत रुकिएगा। एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको देती हूँ, एक छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी रहेगी, केवल ग्रेजुएट, कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी किया हो, सब लोग फॉर्म भर पाएंगे। बहुत शानदार वैकेंसी आएगी, व्यापम के ही थ्रू आएगी, तो सारे लोग उसका अप्लाई ज़रूर करना। थोड़े दिन में उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसका नाम अभी सुपरवाइज़र के नाम से है, लेकिन थोड़े दिन में मैं उसका नाम चेंज करके जॉब वैकेंसी वाला डाल दूंगी, तो आपको आने वाली सारी वैकेंसी की जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी। इसके अलावा कल से फूड सेफ्टी ऑफिसर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं भरा हो तो फॉर्म भर दो। इतनी शानदार जॉब है, एक अधिकारी, एक जो आप एक हाँ, सबके मन में होता है ना कि हम लड़की हैं, हमें जीवन में कुछ करना है, हमें अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो ये एफएसओ की जॉब उसी प्रकार की ही जॉब है। ये सुपरवाइज़र तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगता है। अगर आपने बीएससी बायो से किया हो, यदि आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो, मेडिसिन में भी फार्मेसी किया हो, या आपने एग्रीकल्चर से किया हो, बीएससी बायोटेक से किया हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, या यही सब आपने एमएससी किया हो, या तो बीएससी किया हो इनसे, या आपने इन्हीं सब से केमिस्ट्री किया हो, दोनों में से कुछ भी किया हो, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी एज की बात करें तो लड़कों की एज इसमें 40 है और लड़कियों की एज इसमें 45 है। 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, बहुत सारा समय है, 200 प्लस दिन है। इतनी शानदार तैयारी कराने वाली हूँ ना मैं, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कराने वाली। तो आप लोग जानते ही, मेरा जो भी बैचेस रहते हैं पिछले कुछ सालों से, मैं ट्रिक के द्वारा ही सारे टॉपिक याद कराती हूँ, क्योंकि हमें जनरली याद नहीं होता है, इतना लंबे समय तक याद नहीं रहता। ट्रिक क्या होती है, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। फनी ट्रिक के माध्यम से हम कुछ भी करेंगे ना, तो बहुत कोई भी चीज़ हम कहानी समझ के याद करते हैं, कविता सुनते हैं, या हम देखते हैं पिक्चर बना के याद करते हैं, या कोई भी चीज़ हम अपने घरेलू चीज़ों को लेकर याद करेंगे तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो वही मैं एफएसओ बैच में करने वाली हूँ। एफएसओ बैच के शुरू के 100 लोगों को 1999, 4 साल ऑलमोस्ट 100 हो चुके हैं, 1-2 बचे हुए हैं। रात के 9, साढ़े 9 के बाद उसका रेट चेंज हो जाएगा। तो जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं, फटाफट जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। जीके विद आकांक्षा शर्मा, आकांक्षा मत करना, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना। ठीक है, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना, जीके विद आकांक्षा मत करना। अप्लाई कर देना और जल्दी से फटाफट एनरोल अपना करा लेना। ठीक है, ताकि आपको इसी रेट में नोट्स मिल पाए। अगला है, जिंक की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा एकदम सूखी पड़ जाती है। ये जिंक भी है ना, इन लोगों का बहुत फेवरेट है। हर अपन देख रहे हैं ना, हर शिफ्ट में जिंक जरूर पूछा ही जा रहा है। तो जिंक की कमी से त्वचा एकदम सूखी पड़ जाती है, पपटी पड़ जाती है। घाव अगर हो जाता है तो घाव भरने में देरी होती है ना। इसके अलावा मुहासे जो हो जाते हैं ना, मुहासे भी जिंक की कमी से हो जाते हैं। चकते दाने निकल जाते हैं, है ना। त्वचा का रंग भी फीका पड़ने लगता है और बाल भी झड़ने लगते हैं। ये सारी चीज़ जिंक की कमी से देखने को मिलती है। कभी कभी आपने देखा हो किसी किसी के नाखून में सूजन आ जाती है, वो भी इसी की कमी से देखी जाती है। एमटीपी एक्ट 1971, ये अच्छे से पढ़ लेना।
ना मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है कि किन परिस्थिति, पहले जो 1971 में आया था, फिर 2021 में इसमें संशोधन हुआ था। पहले जो गर्भपात कराने की अवधि 20 सप्ताह थी, फिर इसमें 24 सप्ताह कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि क्यों होती है ये गर्भपात करने की अनुमति? कुछ विशेष रजिस्टर्ड संस्थानों को देते हैं। इसलिए देते हैं ये इसकी अनुमति, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है ना कि जैसे कि मतलब बोले क्या बोलते हैं, हाँ, नाबालिग, या नाबालिग नहीं बोलेंगे, जो बहुत कम उम्र की लड़की होती है, 18 साल से कम उम्र की लड़की होती है ना, अवयस्क है, वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, किसी के साथ बलात्कार हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या महिला के साथ कोई अंदर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके बच्चे में हो सकता है, तो उस स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, अगला ये अच्छे से पढ़ लेना, इस अधिनियम को मैंने कराया है यूट्यूब पर, और आप और पढ़ लेना जहाँ से भी आपने पढ़ा हो। जिन्होंने मेरा पढ़ा हो वो मेरा वाला पूरा पढ़ लेना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अमीनो अम्ल जरूर कर लेना, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं वो कर लेना। आवश्यक 9 होते हैं, अनावश्यक 11 होते हैं। जिन्होंने मेरा हम जीतेंगे बैच लिया होगा वहाँ मैंने अमीनो अम्ल ट्रिक द्वारा याद कराए हैं, तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो वो कर लेना। अधिनियम के प्रश्न कर लेना। पेंटावेलेंट डीपीटी का मार्क पूछा था, तो आईएम मोड से ये दी जाती है, 90 डिग्री मार्क पर ये दी जाती है। कब कब दी जाती है? 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में इसको दिया जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना। इसमें पेंटावेलेंट में 3 तो डीपीटी की वैक्सीन होती है, एक हेपेटाइटिस होता है, एक हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा, हेव वैक्सीन जिसको बोलते हैं वो होता है। अगला है गर्भावस्था मधु, अगर मैं कितने बार बता चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है, महिला को, यदि गर्भवती महिला को डायबिटीज़ है तो उसका बच्चा जो होगा ना वो ज़्यादा वजन का होगा। यदि गर्भवती महिला को डायबिटीज़ है तो उसका बच्चा कैसा होगा? उसका जो जैसे कि अगर नॉर्मली बच्चा 3.5 किलो का होता है तो वो 4.5 4 ऐसे किलो का, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे नॉर्मल डिलीवरी में मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ही वो करना होगा, मतलब उसको सीजरिंग द्वारा या सीजर प्रोसेस द्वारा ही बच्चे की डिलीवरी होगी, नॉर्मल प्रोसीजर द्वारा नहीं होगी। ठीक है, क्रेंच ग्रह की बात की गई थी, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रेंच ग्रह, विशेष ग्रह, बाल ग्रह, इनकी बात की गई थी। आपने संस्थागत देखभाल में ये पढ़ा होगा कि जो शिशु क्रेंच ग्रह होते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इनका की जाती है, और इसमें महिला अपने बच्चों को रखती। एक राष्ट्रीय शिशु क्रेंच ग्रह योजना आई थी, वो श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा आई थी। एक ये शिशु क्रेंच ग्रह भी योजना चल रही है जो मिशन शक्ति के अंतर्गत चल रही है, जिसमें कामकाजी महिलाएं जो अपनी बच्चों को क्रेंच ग्रह में रख सकती हैं, झूला घर जिनको बोलते हैं। विशेष ग्रह क्या होते हैं? विशेष ग्रह ऐसे होते हैं, 3 विशेष ग्रह हैं मध्य प्रदेश में, कि जो बाल अपराधी होते हैं, बाल अपराधी का अपराध अगर सिद्ध हो गया हो तो उन्हें विशेष गृह में भेज सकते हैं, 18 से 21 साल तक के लोगों को। ये बाल गृह क्या होता है? जो जहाँ पर हम 6 से 18 साल तक के बच्चों को रखते हैं उनको हम बाल गृह बोलते हैं, और यहाँ पे बच्चों को रख सकते हैं। और जो अनाथ बच्चे रहते हैं, देखभाल वाले बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे रख सकते हैं। बाल गृह मध्य प्रदेश में 60 है। विशेष गृह कितने हैं? 3 हैं। संचार में ऐसा वो आया था, यदि आप पर्यवेक्षक के रूप में डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ाएंगे, तो जितनी भी कार्य करता है उनको मोबाइल से ही हर सारी चीज़ों को ऑपरेट करने का बोलेंगे, पूरा डाटा रखेंगे। जो पोर्टल है, जो आंगनवाड़ी में पोषण पोर्टल बना हुआ है, उसको उसकी पूरी जानकारी उनको यही इसी से द्वारा करने को कहेंगे, मतलब पूरा काम उनको इससे ही मोबाइल द्वारा या कंप्यूटर द्वारा करने को कहेंगे, अपडेट रखने को कहेंगे। इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। डिप्थीरिया खसरा से क्वेश्चन था, MMR वैक्सीन से क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कम पता नहीं उनको, ये कुछ क्वेश्चन तो उनको इतने पसंद हैं। पीका किस विटामिन की कमी से होता है? पीका का बोल रहे थे कि जो पीका होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये अभी कल परसों भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, और आज उन्होंने फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जिन लोगों में आयरन या कैल्शियम की कमी होती है वहाँ पर ये पीका हो जाता है। विटामिन बोलेंगे तो विटामिन या तो B12 हो जाएगा या B9 हो जाएगा, क्योंकि यही आयरन से संबंधित होते हैं, या ऑप्शन में देंगे वो विटामिन D। तो जो पीका होता है वो आयरन या कैल्शियम की कमी से होता है। और इनको खाकर इनसे वे जो मतलब जो गैर खाद्य पदार्थ होते हैं वो व्यक्ति वो खाता है, पोषण युक्त चीज़ें नहीं खाता है, तो उसको जो होते को पाइका भी बोलते हैं। मेन जो कारण होता है पाइका का वो आयरन की कमी होता है।
मेन जो पाइका का कारण क्या होता है, आयरन की कमी होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से ये हो सकता है। इसमें ये क्या करता है, ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है, तो जिसके कारण शरीर में वो एनर्जी की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एरिक्सन के चरण अच्छे से पढ़ लेना, एरिक्सन और बाइगोत्स्की ये पढ़ लेना, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एंड देखिए ये हमारा एफएसओ का बैच है, पूरा क्या क्या मिलने वाला है इसमें। सबसे पहले तो आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे कि बुक फॉर्म होती है, बुक में ऐसे टॉपिक होते हैं ना, बुक से पढ़ा नहीं जाता है, बुक कठिन लगती है, लेकिन हम ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको कलरफुल, बहुत इजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा, तो वो आपको पढ़ने में आ जाएगा। रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो मिलेंगी आपको, जहाँ मैं ट्रिक के साथ आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगी। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में कवर रहेगा, 100% आपको कवर करवाऊंगी, और मेन फोकस हमारा सेकेंड पार्ट पर रहेगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट बहुत ज़्यादा कठिन है। टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के MCQ रहेंगे। ये 1999, ये कल से नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 100 हो चुके हैं। 9 बजे के बाद ये रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद 4999 हो जाएगा ना। डाउनलोड कर लो जीके वित्त आकांक्षा शर्मा ऐप और इसको जल्दी से परचेस कर लो। अगर तैयारी करना ही है आप एफएसओ की, एफएसओ में एलिजिबल नहीं हो तो आबकारी की तैयारी करो। जिन्होंने आबकारी का फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन इसके भी आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ में। 499 है केवल चार्ज इसका। 499 में आपको ट्रिक सहित ये सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, चाहे MP का जीके हो, विज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, पुराने प्रश्न हो, ये सारा आपको करवाया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। MPPSC प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच हमने आरंभ कर दिया है, ये भी हमारे जितने भी बैच हैं ट्रिकी बैच के नाम से ही रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य होता है कि सरल तरीके से आपको सारे टॉपिक को पढ़ाना। उसी को रखते हुए हमने ये ट्रिकी बैच आरंभ किया है। और हम ऐसा नहीं है, आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मेलिटी कर दी पढ़ा दिया। मैं फॉर्मेलिटी के लिए कभी नहीं पढ़ाती। मैं यूट्यूब के भी वीडियो लाती हूँ तो मैं यही सोच के लाती हूँ कि आप तक कुछ पहुँचे। मैं अगर क्वेश्चन भी लाती हूँ तो मैं कभी ये क्वेश्चन मुझे कभी भी मैंने कल के क्वेश्चन आज में मिक्स नहीं किए। भले ही मुझे क्वेश्चन 4 कम मिलते हैं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जो आज वाला मैटर है वो आपको मिल पाए, ताकि वही से समथिंग क्वेश्चन आपके कल में निकल के आ पाए, क्योंकि नेक्स्ट डे उसी से सिमिलर मिलते हैं। तो और लास्ट टाइम तक मैं आपके लिए खड़ी रहूँगी जब भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो अगर आप प्रीलिम्स का बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, एफएसओ का ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कर लो, जल्दी से फॉर्म भर लो। फॉर्म भरना शायद से 24 अप्रैल लास्ट डेट है ना। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, तो जल्दी भर दो। जल्दी भरोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटर मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन में बोल रही हूँ, चल कर लो, टिटनेस भी पढ़ लो, क्योंकि टिटनेस वाले भी बहुत पूछ चुके हैं। सेरिब्रल पाल्सी की बात करें तो तंत्रिकाओं से संबंधित ये समस्या है, इसको विकलांगता अधिनियम में शामिल किया गया है। मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं की इसमें क्षति हो जाती है। चक्रवर्ती व्यास से क्वेश्चन पूछा था, विटामिन B12 से पूछा था। पंचवर्षीय योजना में अब लक्षित दर पूछ रहे हैं, क्या लक्ष्य थी, क्या दर रही है। तो ये पंचवर्षीय योजना तो रिवाइज करना है, किसी चीज़ को रिवीजन करना है तो उनमें डायरिया हुआ, जिंक हुआ, टिटनेस हुआ, उल्टी हुआ, है ना, टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, खसरा हुआ, इनको तो रिवीजन कर ही लो। मतलब ये तो पूछ रहे हैं, उनका मतलब मकसद ही है ये पूछना। इसके अलावा दहेज अधिनियम अच्छे से कर लेना। जुलाई 1961 में दहेज अधिनियम को लाया गया था, ये कर लेना अच्छे से। माँ के दूध को फ्रीज में कितने घंटे तक रख सकते हैं, ये पूछा गया था, तो 5 घंटे तक रख सकते हैं। मैंने एक वीडियो करवाया था आपको, जिसमें मैंने जो स्तनपान से संबंधित जितने भी प्रकार थे ये सारा कुछ करवाया है, उसमें से ही यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, तो ये कर लेना। दत्तक ग्रहण जो कारा है उससे रोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। JE वैक्सीन के बीच कितना अंतर होता है, ये पूछा था। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का भी पूछा था, तो 6, 10 और 14 सप्ताह ये पूछा था, कितने सप्ताह में दिया जाता है। JE वैक्सीन के बीच कितना अंतर होता है, तो एक 9 महीने में दी जाती है और एक 16 से 24 महीने में दी जाती है, तो लगभग 6 से 7 महीने का अंतर होता है 2 वैक्सीन के बीच। ठीक है, ये याद रखना। अभी कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन भेजे हैं, वो और देख लो। टिटनेस में जबड़ा क्या हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। टिटनेस में जबड़ा लॉक हो जाता है, ऐसा कुछ पूछा था। डिप्थीरिया का टेस्ट भी पूछा था। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक बाल कुपोषण मध्य प्रदेश में भारत में कहाँ पर है, तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा कुपोषण कहाँ है, ये भी पूछा था, है ना, तो ये कर लेना। इसके अलावा
सबला योजना, ये आगे है इसमें। सबला योजना के बारे में पूछा था। सबला योजना क्या है? 2011 में ये आरंभ हुई थी। किशोरियों के लिए ये आरंभ हुई थी। 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके लिए ये सबला योजना आरंभ हुई थी। उनको पोषण प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। सबला योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को सबला योजना आरंभ हुई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार की योजना है। किशोरियों को आत्म विकास करना, उनका सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है। किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य में लाभ उठाना ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जो आज ही पूछा गया था, अब भी जस्ट एक लड़की ने मुझे भेजा है ना, तो वो आप मुझे बताना। एक सेकेंड। मातृत्व सुरक्षा अधिनियम भी पूछा गया था, ये भी कर लेना। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आई, ये आप लोग मुझे बताना। ठीक है, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये आप लोग गूगल से कमेंट करना और फिर मुझे बताना। इसके अलावा जनजातीय मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी होती है? ट्राइफेड होती है। जनजातीय मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी होती है? ट्राइफेड होती है। ये भी अच्छे से कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। सुनो, स्कूल पूर्व देखभाल के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो अभी 100-200 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आ रही हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद एक एफएसओ का भी आज खाद्य प्रसंस्करण के कुछ एमसीक्यू लगाएंगे, वो भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।